हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपने चैनल पर गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसी में हमने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने अभी तक वेक्टर की लीनियरली डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, स्पैनिंग सेट, स्पैन ऑफ वेक्टर, बेसिस, डायमेंशन, वेक्टर सब स्पेस, इस टाइप के टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका यूज़ बहुत अच्छा यूज़ है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कि क्या यूज़ है इसका और किस तरीके से आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने बेसिस पढ़ा था, है ना, कि बेसिस क्या होता है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था बेसिस के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि एक सेट होता है ना, बेसिस में एक सेट होगा आपका, जिसके अंदर कुछ वेक्टर्स होंगे। सपोज v1, v2 एंड अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये सेट की कुछ प्रॉपर्टी होगी क्या, कि ये सेट क्या करेगा, पूरा का पूरा v को स्पैन कर देगा, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो आप, ये स्पैनिंग सेट होगा। और दूसरी, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके li होंगे, ठीक है। अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिस सेट हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे कितने वेक्टर है, n है, तो यहाँ से आपको डायमेंशन भी पता चलेगी कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी। अगर ये कोई वेक्टर स्पेस v का बेसिस है तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। तो हमें डायमेंशन भी पता चल गई। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो मेरा बेसिस सेट है वो क्या है, स्पैनिंग सेट है। तो यानी कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे v से, सपोज एक वेक्टर v है जो कि बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस v को, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि b क्या है, स्पैनिंग सेट है v का। तो कैसे लिख सकते हो आप, v को लिख सकते हो आप v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस एंड सो ऑन αn vn। ये क्यों किया हमने, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है बेसिस है, ये b हमारा बेसिस है किसका, v का, वेक्टर स्पेस v का। और हमें पता है कि b बेसिस क्या होते हैं, स्पैनिंग सेट होते हैं। तो हम v से कोई भी एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो ये हमारे स्केलर्स आए हैं, ये स्केलर्स हो गए आपके α1, α2, α3, αn, ये क्या हो गए आपके कोऑर्डिनेट हो गए, वो स्केलर हो गए। इन्हीं को आप क्या कहते हो, बेसिस कहते हो। ये जो आप सपोज़ आपको बेसिस, वो इन्हीं को आप कोऑर्डिनेट कहते हो। आपको सपोज़ बेसिस पता है, आप क्या करोगे, वेक्टर को, उस पर्टिकुलर वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे बेसिस के, फिर जो स्केलर्स मिलेंगे उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आएगा वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हर एक वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये v वेक्टर लिया, तो v के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसको ऐसे डिनोट करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके α1, α2 एंड अप टू सो ऑन αn, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट के इम्पोर्टेंस क्या है ना, क्यों इम्पॉर्टेंट है, या कि किस तरीके से आप इसकी एप्लीकेशन ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। सपोज़ करो आपको 4 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल स्पेस दिया है आपको p3x, ये हो गया आपका p3x पॉलिनॉमियल स्पेस, ठीक है। तो p3x में अप टू 3 डिग्री तक के पॉलिनॉमियल आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको 4 वेक्टर दे दिए पॉलिनॉमियल स्पेस से, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, कॉमा एक्स स्क्वायर, कि 4 वेक्टर आपको दे दिए p3x से। अब आपको चेक करना है कि ये वेक्टर li है या ld है। तो आप कैसे करोगे, नॉर्मली अगर आपको चेक करना होता तो आप क्या करते, पहले आप इसका बेसिस ढूंढते। p3x का स्टैंडर्ड बेसिस है ना, मैंने आपको कल बताया था p3x का स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1x स्क्वायर और x3, अप टू 3 डिग्री तक के पॉलिनॉमियल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप इसका ये ढूंढोगे, फिर क्या करोगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, फिर इक्वेशंस बनेगी, उन्हें सॉल्व करोगे, तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। कैसे, जनरल अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे ना आप 1,
1 माइनस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, है ना। फिर इसको आप क्या करोगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे 1x एक्स स्क्वायर के, फिर कंपेयर करोगे बोथ साइड को, ऐसे इक्वेशंस बनेगी, फिर वहाँ से उठाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। ऐसे करा ना आपने, फिर आपने माना a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे आपको ये चेक करना है ना, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे चली गई थी कि आपको ये चेक करना है ना कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर जो कि बिलोंग कर रहे हैं आपके P3x को, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो कैसे चेक करते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बनेगा a1 प्लस बी 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 0 रख दोगे। अब आप सॉल्व करोगे, इसे कंपेयर करोगे, इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व करोगे, फिर ए बी सी डी की वैल्यू पता चलेगी, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसका एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही थी, वो मैंने पहले गलती से बता दिया। कोऑर्डिनेट का क्या तरीका है, सबसे पहले आप एक एक वेक्टर उठाओ और उसको उसके कोऑर्डिनेट में लिख लो। जैसे 1 उठाया तो 1 को आप कोऑर्डिनेट में क्या लिखोगे, बेसिस आपको पता है क्या था, अभी मैंने बताई थी 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना। तो 1 को क्या लिख सकते हो, ये बेसिस है, आपको इस 1 को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, 1 को लिखोगे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। तो 1 के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए आपको, एक तरीके से 1 के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको 1 0 0 0। ऐसी अब बात आएगी किसकी, दूसरा वेक्टर क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 प्लस एक्स, एक साथ लिख देती हूँ फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 1 माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको लिखोगे 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो क्या कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, 1 माइनस 1 0 0। क्लियर। ऐसे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए यहाँ पे आपके, स्केलर्स ही होते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो 1 1 0 0, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0 0 1 0। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट निकालने में 2 सेकंड नहीं लगने, हमें स्टैंडर्ड बेसिस पता है तो हम हाल निकाल लेंगे, एकदम से उनके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो कोऑर्डिनेट मिले आपको, अब आपको चेक करना था कि ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये एल आई है या एल डी है। तो मैंने अभी बताया था ना, नॉर्मल तरीके से चेक करने में ए बी सी डी में ऐसी इक्वेशन बनेगी, फिर इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, ये इक्वेशन बनेगी आपकी ये वाली, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर ए बी सी डी की वैल्यू निकालोगे, कंपैरिजन करोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको इसे चेक करने के लिए इस काम की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ये काम नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट मिले हैं ना आपको ये 4, उनको चेक करना है कि वो एल आई या एल डी है। अब इनको चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है, एक तरीके से 4 वेक्टर हो गए, हमने कल पढ़ा था कि एल आई एल डी चेक करने के लिए क्या कर देते हैं, हम उनको मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स में पुट करेंगे आप तो मिलेगा 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 0। आप कॉलम वाइज रो वाइज आपकी चॉइस है, पुट कर सकते हैं, पर मैं कॉलम वाइज पुट करने को प्रेफर करती हूँ। तो 0 0 1 0। अब इसकी इक्लन फॉर्म बना लीजिए, है ना। इक्लन फॉर्म बनाएंगे तो ये ऑलरेडी इन इक्लन फॉर्म ही है, ये एक पाइवोट मिल गया, एक पाइवोट ये वाला मिल गया, एक पाइवोट ये मिल गया आपका ऑलरेडी इन इक्लन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये तीनों एल आई है, और ये वाला एल डी है। जो इस वाले कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा वो एल डी होगा। तो इस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा था, 1 प्लस एक्स था ना, तो ये वाला 1 प्लस एक्स का ही तो था, ये वाला 1 1 1 0। तो 1 प्लस एक्स क्या है आपका, एल डी है। तो आपसे कोई पूछे कि ये चारों वेक्टर एल आई हैं, तो आप कह दोगे कि ये चारों वेक्टर कैसे हो जाएंगे आपके, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि आपने अभी चेक कर लिया कि एक वेक्टर में, एक कॉलम में आपको
पाइवोट नहीं मिल रहा है। और हमें पता है कि नॉन पाइवोट कॉलम हमारा क्या होता है, LD होता है। और किस पे होता है, अपने से प्रीवियस वाले के होता है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है कॉलम वाइज पुट करने का कि आप ओरिजिनल वेक्टर से बता दोगे कि कौन सा वेक्टर LI है और LD है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कोऑर्डिनेट के ये एप्लीकेशन है कि अगर आपको मतलब LI LD पता लगाना है तो एक आपको टफ से इतना पढ़ रहा था, है ना, यहाँ पे देखा था ना हमने, पहले कंपैरिजन करते, यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते तो पहले कांस्टेंट टर्म अलग करते, फिर x वाली टर्म अलग करते, फिर x² वाली, फिर x³ वाली, फिर 0 रखते, फिर ABCD में इक्वेशन बनती, सॉल्व करते, तो लंबा प्रोसीजर हो जाता। यहाँ से हमने ईजीली पता लगा लिया। एक क्वेश्चन भी आया था CSIR नेट में जो कि कोऑर्डिनेट से बहुत ईजीली हो गया था, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराऊँगी। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके थ्रू कैसे आप LI LD का पता कर सकते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस जो स्टार्ट किया था, इसमें यही वाले टॉपिक थे जो मैंने आप तो अब तक पढ़ाए हैं, जो कि आपके आने मतलब जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा था इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सब स्पेस का, वो भी सब स्पेस बनाता है नहीं बनाता, W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये तो हमने जनरल पढ़ाई है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और हम चेक भी कर सकते हैं सब स्पेस प्रॉपर्टी से कि सब स्पेस बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। तो यही था हमारा फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करेंगे गेट के, ठीक है। देन हम अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हो। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट रहता है या फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको हमारी टॉपिक समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।